नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। ईरान ने घोषणा की है कि वो तीन देशों के साथ, यानी तीन देश हैं ईरान, चाइना और रशिया, नेवल ड्रिल करने जा रहा है। और ये जो नेवल ड्रिल होगी वो लाइव फायर नेवल ड्रिल होगी, यानी इसमें हथियार भी चलाए जाएंगे और बाकायदा जैसे ड्रिल होती है वैसे ड्रिल होगी। नौसेना अभ्यास आप इसको आसान भाषा में कह सकते हैं, जिसमें तीन देशों की नेवीज, ईरान की नेवी, चाइना की नेवी और रशिया की नेवी एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। अब अगर ऐसे देखें तो ये बड़ी नॉर्मल सी चीज है, दुनिया भर में इस तरह के नेवल एक्सरसाइजेस होते रहते हैं। आपको याद दिला दूं कि इस नेवल एक्सरसाइज में भारत को भी शामिल होना था, लेकिन आखिरी वक्त पे भारत ने अपना नाम वापस ले लिया। भारत वहां पर शामिल नहीं हो रहा है इस समय। ये इसलिए ज्यादा बड़ी बात हो गई है क्योंकि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर रूजवेल्ट और लिंकन दोनों वहीं ईरान के आसपास हैं। इसलिए अमेरिका को डर यह है कि कहीं ये उनके बहुत करीब ना पहुंच जाएं। अमेरिका ने यह धमकी दी है कि अगर हमारे जो कैरियर्स हैं, हमारी जो जहाजें हैं, उनके पास अगर ये पहुंचा तो दिक्कत हो सकती है। चाइना ने इसको बिल्कुल अनसुना किया है, रशिया ने अनसुना किया है और ईरान ने भी अनसुना किया है। तीनों ने इसकी चिंता नहीं की है और अपने प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ने का फैसला लिया। इसका मतलब यह है कि ईरान, चाइना और रशिया तीनों अपनी नेवी की ताकत अमेरिका को बिल्कुल उसके रूजवेल्ट और लिंकन जो दो जहाज हैं उनके सामने दिखाने जा रहे हैं। अमेरिका के लिए जाहिर तौर पर यह टेंशन की बात है। अमेरिका कतई नहीं चाहता था कि इस तरह का कोई सैन्य अभ्यास हो जिसमें ईरान को जंग के पहले प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाए। वैसे जंग कब शुरू होगी इसको लेकर भी एक बहुत सनसनीखेज खबर आई है। ड्रॉप न्यूज करके एक वेबसाइट है अमेरिका की, जिसका दावा है कि अंदरूनी खबरें उसके पास होती हैं और कई बार पहले भी उसके खबरें बिल्कुल सही साबित हुई हैं। उस वेबसाइट का यह कहना है कि डेडलाइन तय कर ली है ट्रंप ने, डेट तय कर ली है हमले की, और यह संडे भी हो सकता है, यानी आज शनिवार को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है कल ईरान के ऊपर हमला हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ड्रॉप न्यूज की वेबसाइट कह रही है और ड्रॉप न्यूज के हवाले से कई जगह ये खबरें छपी हैं। इसके पहले भी यह खबर आई थी कि इजराइल को एक डेट अमेरिका ने दे दी है कि यह डेडलाइन है, अगर इस डेडलाइन तक कुछ सॉल्व नहीं हुआ तो हम हमला करेंगे। और अब कहा जा रहा है कि वो डेट संडे हो सकती है। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कि इजरायली आर्मी के इंटेलिजेंस के चीफ और मोसाद के चीफ दोनों गए थे अमेरिका। अब जाने आने की बात चली है तो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खालिद बिन सलमान जो हैं वो सऊदी अरबिया के विदेश मंत्री हैं और ये भी गए हुए थे। कल मैंने आपको बताया था कि ये भी अमेरिका पहुंचे हैं। सऊदी अरबिया अभी तक पब्लिकली यही कह रहा है कि हम यहां किसी तरह की जंग नहीं चाहते हैं। एमबीएस और पजेश्कियन के बीच में बातचीत भी हुई थी, उसका भी जो प्रेस नोट आया था वो भी मैंने आपको दिखाया था, जिसमें दोनों ने जंग टालने की बात की थी। दोनों ये कह रहे थे कि दुश्मनाना हम नहीं हैं, दोस्ताना है और हम नहीं चाहते कि किसी तरह की जंग हो। ये तो पब्लिक में गया, लेकिन खालिद बिन सलमान की वहां पर क्या बातचीत हुई है इसको लेकर एक्जियास ने एक स्कूप किया है। एक्जियास आप जानते हैं, बराक राविड वहां लिखते हैं अमेरिका, इजराइल और मिडिल ईस्ट के ऊपर, और इनका, राविड का जो है, मैं लगातार इनको फॉलो करता हूं, इनकी भी बहुत सारी बातें पहले सही साबित हुई हैं। राविड का कहना है कि जो लोग वहां मौजूद थे उनमें से 4 लोगों ने यह बात बताई है कि खालिद बिन सलमान वहां पर कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अगर इस वक्त ईरान पर हमला नहीं हुआ, अगर इस वक्त अमेरिका पीछे हट गया तो ईरान बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसका क्या मानी है? क्या सऊदी अरबिया पब्लिकली कुछ और कह रहा है और वहां जाकर खालिद बिन सलमान कह रहे हैं कि हमला जरूरी है, अगर हमला नहीं हुआ तो ईरान बहुत मजबूत हो जाएगा? मैं नहीं जानता कि इस बात पर कितना भरोसा करना चाहिए और कितना भरोसा नहीं करना चाहिए। बराक राविड जिम्मेदारी के साथ लिखते हैं, लेकिन हैं तो इजरायली। तो हो सकता है इस समय माहौल बनाने के लिए, परसेप्शन क्रिएट करने के लिए इस तरह की न्यूज आई हो। लेकिन अरब मुल्कों का अब तक का जो बिहेवियर रहा है पिछले 50 सालों का, आप देखेंगे अमेरिका के सामने झुक जाने का, उसके चलते अगर ऐसा हुआ भी हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खासतौर पे खालिद बिन सलमान का जो ट्वीट आया वहां से, उसमें ईरान वार की या ईरान पर वार रोकने की कोई बात नहीं थी। वहां मार्क रूबियो से मिलने का जिक्र था, मार्क रूबियो के साथ तस्वीर भी लगी हुई थी। मार्क रूबियो आप जानते हैं
पक्का प्रो इजरायली है और लगातार ईरान पर हमले के लिए भड़काता रहा है। उसके साथ बड़ी मुस्कुराती हुई तस्वीर आई थी, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक जो तस्वीर आई वो लिंडसे ग्राहम ने पोस्ट की। लिंडसे ग्राहम सीनेटर है और वो इजराइल से भी ज्यादा इजरायली है। ये वही आदमी है जो ईरान में 26,000 लोग मर गए, 30,000 लोग मर गए जैसी खबरें फैला रहा था। ये वही आदमी है जो लगातार ईरान के ऊपर हमले की बात कर रहा था। इसने अपने ट्विटर से खालिद बिन सलमान के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की और जो कुछ लिखा वो इसी तरह से है कि बहुत दोस्ताना बातचीत हुई। तो ये एक बड़ा सवाल है, अगर जंग हुई तो खुलेगा कि क्या सऊदी अरबिया पब्लिकली कुछ भी कह रहा हो, अंदर अंदर चाहता है कि ईरान के ऊपर हमला हो जाए। हालांकि मैं पहले भी एनालिसिस कर चुका हूं कि अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो सऊदी अरबिया की इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अरब मुल्कों के ऊपर भरोसा करने का कोई खास मतलब नहीं होगा। यह बात अगर आपको याद होगी, मैंने पहले भी कहा था कि अभी पब्लिकली चाहे ये लोग जो भी कह रहे हों, लेकिन अमेरिका अगर एक बार डिसाइड कर लेगा कि वो हमला करने वाला है या हमला कर रहा है तो ये सारे के सारे अमेरिका के साथ ही खड़े होंगे। ये बात सारी दुनिया जानती है और ये बात इजराइल भी जानता है कि ये जानने के बावजूद कि ये जंग केवल ईरान तक महदूद नहीं रहेगी, पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगी, ये पूरे मिडिल ईस्ट के नक्शे को बदल के रख देगी। और अगर ईरान तबाह बर्बाद होता है तो इजराइल इतना मजबूत हो जाएगा कि किसी भी अरब मुल्क में घुसकर जो चाहेगा वो कर लेगा। ये सब जानने के बावजूद कोई ना कोई कमजोर नस इनकी ऐसी दबी हुई है कि अमेरिका के सामने इनकी चूं नहीं निकलती। एक नस तो एप्स्टीन फाइल हो सकती है। एप्स्टीन फाइल के कल लाखों पन्ने ओपन किए गए और बहुत सारे पन्ने तुरंत जस्टिस डिपार्टमेंट ने उड़ा दिए। उसमें यूएई के एक बंदे का भी है जो शरिया करेंसी बनाने की बात कर रहा है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है अभी हमारे लिए वो ये है कि पिछले कार्यकाल में, पिछली बार जब ट्रंप राष्ट्रपति था, तो इसमें एक नोट है जिसमें किसी जिम्मेदार बंदे ने कहा है कि ट्रंप ने इजराइल के साथ कंप्रोमाइज कर लिया है। मतलब ट्रंप अमेरिका के लिए नहीं, इजराइल के लिए काम कर रहा है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो कुशनर का है। वही कुशनर जिसने गाजा प्लान पेश किया था, जो ज्यू है, यहूदी है और जो ट्रंप का दामाद है। तो यानी पिछले कार्यकाल में ही किसी ने यह बात नोटिस की थी जो एप्स्टीन फाइल्स में थी कि ट्रंप बेसिकली इजराइल के लिए काम कर रहा है। वैसे एप्स्टीन फाइल में यह बात क्यों थी? क्योंकि एप्स्टीन के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो इजराइल के लिए काम करता था। अमेरिका के बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े नेताओं को लड़कियां और बच्चे उपलब्ध कराता था और बदले में वो लोग इजराइल के लिए काम करते थे। इतनी तो मोरालिटी है अमेरिका की। और ऐसे मोरल अमेरिका के पीछे पीछे अगर अरब मुल्क घूमते हैं, ऐसे अमेरिका के कहने पर अरब मुल्क काम करते हैं, तो फिर उनका हश्र क्या होगा ये समझ पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, कल आयतुल्लाह खामनेई का एक वीडियो मैं देख रहा था, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। उसमें वो एक बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हिट एंड रन का टाइम गया, मार के भाग जाने का वक्त चला गया। अब अगर आप हमला करेंगे तो बराबर का हमला हम भी करेंगे। रशिया और चाइना ने जबरदस्त हथियार दिए हैं। यह सब बता चुका हूं, दोबारा इसलिए बता रहा हूं कि अगर यह जंग शुरू होगी तो 4 दिन में खत्म होने वाली नहीं है। यह जंग चलेगी बरसों। इस जंग के पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों यह जंग चाहता है अमेरिका, यह भी आपको मैं बड़े आसान एग्जाम्पल से समझा सकता हूं। इराक की जंग आपको याद है? इराक की जंग के बाद इराक का तेल बेचकर जो पैसा आता है, इराक का जो ऑयल रेवेन्यू है, वो जानते हैं कहां रखा हुआ है? उसका एक फंड बनाया गया है, डेवलपमेंट फंड ऑफ इराक। और ये डेवलपमेंट फंड ऑफ इराक इराक के अंदर नहीं है, ये अमेरिका में न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में, जो अमेरिका का रिजर्व बैंक है, उसमें ये सारा पैसा रखा गया है। यानी तेल इराक का बिक्री होता है बाजार में, लेकिन उससे जो इनकम आती है वो सारी इनकम अमेरिका के रिजर्व बैंक में पड़ी रहती है। अमेरिका चाहे तो वो इनकम रिलीज करे और ना चाहे तो वो पैसा इराक को ना दे। यानी इराक के तेल के ऊपर उस जंग के बाद, जिसमें सद्दाम के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया था कि केमिकल वेपन है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वगैरह वगैरह, ये सब करके इराक में हजारों लोगों को मारा गया। और फायदा यह मिला कि इराक के तेल का पूरा पैसा चला गया अमेरिका के पास। अमेरिका अपने तरीके से उसको इस्तेमाल करता है और इसीलिए इराक के गद्दी पे कौन बैठेगा यह भी अमेरिका ही तय करता है। मैंने आपको बताया था कि नए प्रधानमंत्री जो चुने जा रहे हैं उनको अमेरिका नहीं चाहता है।
और वो धमका इसीलिए पा रहा है कि अगर वो गद्दी पर बैठ जाएंगे तो इस फंड से वो पैसा देना बंद कर देगा, यानी तुम्हारा पैसा लूटेंगे और फिर तुमको ही नहीं देंगे। अपने ही पैसे के लिए तुम कटोरा लेके भीख मांगो। ये अमेरिका ने लीबिया में भी किया, ये अमेरिका ने इराक में भी किया और यही अमेरिका ईरान में करना चाहता है। उसका इंटरेस्ट सिर्फ तेल के पैसे में है, बाकी किसी में उसका इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए ईरान में जो बरसों बरस ये जंग चलेगी, जहां अमेरिकी सैनिक भी मारे जाएंगे, अमेरिकी पैसा भी बर्बाद होगा, वो पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह बर्बाद करने की तरफ बढ़ेगी। ये बात मुझसे बेहतर अरब के नेता जानते हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल के सामने मजबूर हैं। कल दो तस्वीरें और आई हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। पहली तस्वीर अरगाची की है। अरगाची आप जानते हैं ईरान के विदेश मंत्री हैं। उनकी तस्वीर आई, मैंने आपको बताया था कि वो टर्की गए हुए हैं। टर्की से वीडियो और तस्वीरें आई जिसमें वो एर्दोगान और टर्की के विदेश मंत्री के साथ बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं। ये वीडियो वहां से जारी हुआ है। दरअसल एर्दोगान ने प्रपोजल यह दिया है कि अमेरिका को ईरान के अंदर बिजनेस करने का थोड़ा सा मौका दे दिया जाए, यानी ईरान की ऑयल कंपनियों में अमेरिका की ऑयल कंपनियों को थोड़ा सा हिस्सा दे दिया जाए। ईरान अगर इसके लिए राजी हो तो अमेरिका जंग से पीछे हट जाए। इसीलिए उन्होंने टेली कॉन्फ्रेंस कराने की बात की थी। वहां पर यानी कि टर्की में अरगाची का यह भी बयान आया कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते यह धमकी वाला अंदाज आप बंद कर दें। लेकिन ट्रंप को धमकियों के अलावा कुछ नहीं आता है। कल उसका फिर एक वीडियो आया जिसमें वो कह रहा है कि मुझे उम्मीद है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार हो जाएगा और हमने बहुत बड़ा आर्माडा भेजा है, मतलब हमने हथियार भेजा है और हथियार के डर से ईरान बातचीत के लिए तैयार हो जाएगा। आप ही बताइए, कोई खुद मुख्तार मुल्क इस बात के लिए कैसे तैयार हो सकता है? लेकिन ईरान की प्रॉब्लम है कि जो भी उसका पार्टनर होने का दावा कर रहे हैं या उसके आसपास के अरब मुल्क हैं या बाकी जिस इस्लामिक उम्मत की तरफ वो बार बार इशारा कर रहा है, मैं बार बार कहता हूं कि उम्मत नाम की है, साथ मिलकर कभी कोई काम नहीं करने वाले, सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा था और सच कहूं तो वो वीडियो देखते सुनते हुए हंसी भी आई और बुरा भी लगा। एक खुद मुख्तार मुल्क का प्रधानमंत्री कहता है कि हम क्या करें, हम जहां जाते हैं पैसा मांगते हैं और पैसा मांगना यानी भीख मांगना हमको बुरा लगता है, और जब हम भीख मांगते हैं फिर हमें सामने वाले की शर्त माननी पड़ती है। तो जाहिर है कि अमेरिका की शर्त पाकिस्तान को भी माननी पड़ेगी। भीख देने वाले सऊदी अरब, यूएई, ओमान, इस तरह के मुल्क जो पाकिस्तान की तरह पैसा मांगते नहीं है बल्कि पैसा देते हैं अमेरिका को, उनको भी अमेरिका की शर्त माननी पड़ेगी। और इसीलिए अरब वर्ल्ड के अंदर ईरान अकेला पड़ेगा। अगर जंग होती है, उसके जो अपने साथी हैं, चाहे कातिब इराक हो, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे हूथी हो, ये जरूर मदद करेंगे। इनके पास कितनी ताकत बची है हमें नहीं पता, ये जरूर मदद करेंगे। लेकिन इसके अलावा किसी मुल्क के लेवल पर ईरान को कोई मदद मिलेगी, इसके फिलहाल मुझे उम्मीद नहीं है। ईरान इस बात को अच्छी तरह से जानता है और शायद ईरान ने इसकी पूरी तैयारी करके रखी है। ईरान पे जो खतरा है, इस जंग से बड़ा खतरा जो है वो अंदरूनी परेशानियों का खतरा है। महंगाई की समस्या अभी भी वहां पे है, लोगों की नाराजगी महंगाई को लेकर है। पुराना जो आंदोलन चल रहा था जिसमें सीआईए, मोसाद के लोग घुसे थे और जिन्होंने सारा मनोवर किया था, उसको दबा दिया गया है। लेकिन लगातार ये कोशिशें जारी हैं कि ईरान के अंदर से डिस्टरबेंस क्रिएट हो। इसलिए ईरान को बड़ी प्रॉब्लम अंदर के डिस्टरबेंस से है। अगर जंग के दौरान अंदर से डिस्टरबेंस क्रिएट होती है तो ये ईरान के लिए बहुत मुश्किल होगा, और अगर ईरान की जनता उसके साथ खड़ी रहती है तब ये जंग लंबी चलेगी और अमेरिका के लिए भी बहुत सारी मुश्किलात खड़ी होंगी। इजराइल के लिए तो मुश्किलात खड़ी होनी ही है। इजराइल के टारगेट्स को तो ईरान ने क्लियर कर ही दिया है, और शायद यही वजह है कि फिर से अमेरिका इजराइल में एक डील हुई है जिसमें 6.67 अरब डॉलर के अमेरिकी हथियार बेचे जा रहे हैं इजराइल को। इसमें 3.8 अरब डॉलर के 30 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और 1.98 अरब डॉलर के जो आर्मी होती है उसके हाथ में जो हथियार होते हैं वो देने की बात है। इसके अलावा 740 मिलियन डॉलर का एक तीसरा आर्मी के साथ समझौता किया गया है जिसमें हल्के हेलीकॉप्टर्स और बाकी सारी चीजें होंगी। इजराइल को इतने हथियारों की जरूरत किसके खिलाफ है आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये सारी तैयारी सिर्फ और सिर्फ ईरान के लिए है।
चलते चलते गजा से भी कुछ अपडेट्स हैं। एक तो रफा बॉर्डर कल से खुल रहा है, संडे जो आ रहा है कल का, उस दिन से रफा बॉर्डर खुल रहा है, जिससे लिमिटेड आवाजाही गजा से आने जाने का रास्ता खुल जाएगा। इसको लेकर काफी विवाद चल रहा था, मैंने आपको बताया था, लेकिन अब इजिप्ट में और इजराइल के बीच में एक समझौता हो गया है इसके बीच। और एक तस्वीर मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। गजा पे जो लोग कह रहे हैं कि शांति तो हो गई है, अमेरिका ने बहुत अच्छा एक उपाय दे दिया है, ये तस्वीर गजा के उस प्लान की है जो कुशनर ने दी थी। वही कुशनर जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एप्स्टीन फाइल में यह मिला है कि कुशनर के सहारे ट्रंप के ऊपर कब्जा किया है इजराइल ने, और ट्रंप वही करता है जो कुशनर कहता है, जो उसका दामाद है। तो ये नक्शा जरा देख लीजिए। इस नक्शे में जो गुलाबी हिस्सा है, जो समंदर के दरिया के किनारे है, वो टूरिज्म को दिया जाएगा, यानी यहां पर बनेंगे बड़े बड़े रिजॉर्ट अमरीकियों के, जहां फलस्तीनी दरवाजे पर खड़ा होकर सलाम करेगा और कमरों में शराब पहुंचाएगा। जो भूरा इलाका दिख रहा है वो इंडस्ट्री है। ये वो इलाका है जहां पर ऑयल और गैस है। यहां पर अमेरिकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे, तेल निकालेंगे, तेल निकालने में मजदूरी करेगा फलस्तीनी और तेल का प्रॉफिट कमाएगा अमेरिका। इसके बाद जो ग्रीन इलाका है वहां पार्क बनेगा ताकि पोल्यूशन ना हो, हवा अच्छी आती रहे और अमेरिकी जो वहां रहे उनको कोई दिक्कत ना हो। और केवल जो बचा हुआ इलाका है वो रेजिडेंशियल इलाका होगा। गजा वैसे भी बहुत डेंस आबादी का इलाका था। इस बचे हुए रेजिडेंशियल इलाके में सिर्फ गजा के लोग रहेंगे, जिनके चारों तरफ पहरा होगा इजरायली। इजराइल ये तय करेगा कौन अंदर जा पाएगा, कौन बाहर आ पाएगा। तो ये पूरी योजना मैंने पहले दिन से कहा था कि गजा के लिए खुली जेल की योजना है। इनका भी जो स्वागत कर रहे हैं, चाहे वो अरब हो चाहे गैर अरब, उनकी मंशा क्या है वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही। कल संडे है और कल हमला होता है कि नहीं होता है ये तय करेगा कि ड्रॉप न्यूज की खबर कितनी सही थी कि नहीं। टर्की लगातार कोशिश कर रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में कोई समझौता हो जाए। टर्की सफल होता है कि नहीं हम नहीं जानते हैं। सऊदी अरबिया के विदेश मंत्री वहां गए हैं। जो स्कूप बाहर निकल के आया है वो ये कह रहा है कि वो तो ईरान पर हमला करने के लिए कह के आए हैं। तो MBS जो पब्लिकली कह रहे हैं वो सही है या फिर अंदर अंदर कोई और राजनीति कर रहे हैं, ये भी देखने वाला मामला होगा। और चाइना, रशिया और ईरान जो ताकत दिखाएंगे नेवी की अपने प्रैक्टिस के दौरान, ड्रिल के दौरान, वो अमेरिका के लिए एक मुजाहरा होगा कि अगर जंग शुरू होती है तो आगे उसको क्या क्या देखना पड़ सकता है। इन सब के बीच एक बात बिल्कुल पक्की कही जा सकती है कि ईरान फिलहाल समर्पण करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, और अगर अमेरिका हमला करेगा तो ईरान उसका जम के मुकाबला करेगा। यह अलग बात है कि इस हमले और मुकाबले के बीच में अरब वर्ल्ड का जबरदस्त नुकसान हो सकता है। तेल की कीमतें दुनिया भर में बेहद बढ़ सकती हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होता है तो जो तमाशा दुनिया में फैलेगा उसके बारे में अभी अंदाज लगा पाना भी आसान नहीं है। और यही सारी वजहें हैं कि US काफी अभी तौल रहा है कि हमला करें कि ना करें। आखिरी फैसला क्या होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।